डंपर और ट्रेलर्स के बाद खुले मैनहोल्स कराची वालों की जान के दुश्मन बन गए। कराची में गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाला बच्चा ताहाल ना मिल सका। वालदैन के इकलौते बच्चे 3 साला इब्राहिम की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। बच्चे की मां गम से निढाल अपने लख्ते जिगर की जान बचाने के लिए दुहाइयां देती रही। जय वक़्फ़ों पर हैवी मशीनरी के जरिए खुदाई का अमल जारी है। इब्राहिम फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने आया था। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने ओगरा की सिफारिशात पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये कमी, जबकि हाई स्पीड की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 79 पैसे की कमी की गई है। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तब्दीली की बाज़गश्त। विफाक का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने बड़ी खबर दे दी। कहा कि कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयार और मददगार छोड़ेंगे। गवर्नर राज वक्त की जरूरत की सूरत में लगाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर तनकीद करने वालों को अंदाजा नहीं कि वो आग से खेल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन पर कयास आराइयां हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वतन वापस पहुंच रहे हैं। CDF के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक प्रोसेस का आगाज किया जा चुका है। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि हफ्ते का पहला दिन है और आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। वीकेंड पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, चाहे फिर वो क्रिकेट हो और चाहे फिर आपकी जेब पर शायद कुछ हल्का असर होने की भी बात हो। तो मे बी देयर आर सम गुड थिंग्स हैपनिंग एंड फॉर श्योर आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट टू द वीक। एब्सोल्युटली। देखें सादिया, जो मिले उसको गनीमत समझें। मिला क्या है? मिला यह है कि हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया है और जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो गया है। अब 263 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 89 पैसे इसमें कमी की गई है। इसकी नई कीमत जो है वो 269 रुपये बल्कि 279 रुपये 64 पैसे ये मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल, इन कीमतों में ये कमी मामूली सी है और अवामी सतह पर अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, किराए हो गए, अशिया खुरनोश हो गए, बिजली की लागत हो गई, इस सब पर इसका कोई असर एज सच पड़ने नहीं वाला है। दैट इज़ वाई आई सेड कि इट इज़ अ ब्लेसिंग बट नॉट एज ऑफ अ बिग ब्लेसिंग के जिसको हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें। बट बहरहाल ये 15 दिन के लिए कमी की गई है। अब इसका इम्पैक्ट किस हद तक आता है ये हमें देखना होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर सुबह सुबह कुछ सियासी बात कर ली जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में सादिया गवर्नर राज के इम्कान पर विफाक और सियासी हलकों में तेज़ बहस इस वक्त जारी है और मौजूदा गवर्नर जो है वो फैसल करीम कुंडी, उनको बरकरार रखने या नया गवर्नर लाने पर गौर हो रहा है। बिल्कुल, 3 सियासी शख्सियात और 3 साबिक फौजी अफसरान के नाम भी ज़ेर गौर आ रहे हैं और वज़ीर आज़म ऑफिस ने ताहाल किसी फैसले की तरदीद की है, जबकि किसी भी फैसले होने की तरदीद की है। और जबकि फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि मीडिया से ही खबरें सुन रहे हैं और पार्टी का फैसला कबूल करेंगे। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने NFC इजलास में शिरकत का फैसला कर लिया है। सो फाइनली वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी है वो ये कह रहे हैं कि वो सूबे के हकूक़ का मजबूत मुकदमा पेश करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कबायली इलाकों के माली बकाया जात 7 साल से अदा नहीं किए गए हैं। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी और दैट इज कराची। वहाँ पे भी सियासी माहौल गर्म है। आपने कल इतवार के दिन का जिक्र किया, तो कल पीपल्स पार्टी यौम तासीस सेलिब्रेट कर रही थी पूरे पाकिस्तान बशमूल कराची में। तो MQM पाकिस्तान के जलसे में पार्टी रहनुमाओं ने शहर के इंतजामी ढांचे पर ऐसे में बड़े मुतालबात रखे हैं। फारूक सत्तार को वफाकी इलाका करार देने या फिर नए सूबों की तश्कील पर गौर का मुतालबा किया है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने भी शहरी इख्तियारात, फंड्स के इस्तेमाल और आर्टिकल 140A के नफाज पर जोर दिया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यौम तासीस के मरकजी खिताब में ये कहना था उनका कि NFC और 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ आग से खेलने के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि सूबाई हुकूक कमज़ोर
करने की किसी कोशिश की हिमायत नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाक भारत जो हालिया कशीदगी है उसमें मुसल्लह अफवाज के किरदार को हम सराहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं वो ना सिर्फ अंदरूनी हैं बल्कि बहरूनी चैलेंजेस है जिसका पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है। बट ऑल ऑफ इट, जो कल के उनका खिताब था उसमें सबसे अहम बात थी वो NFC अवार्ड के बारे में थी। और सबसे अहम बात उनकी ये थी कि हम किसी भी तौर से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि विफाक को किसी सूरत कमज़ोर होने दिया जाए। ऑल राइट। तो चलिए, ये तमाम तर सियासी नाश्ता हमने आपके सामने रखा। इसमें से हम जो बात करने जा रहे हैं इन डिटेल वो है खैबर पख्तूनख्वा की जो बदलती सियासी सूरत हाल है उस पर। तो सीनियर साफ़ी तज़कियाकार इमरान याकूब आज सुबह सवेरे हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी एहतजाजी सियासत का रुख कर रहे हैं, क्या समझते हैं PTI खुद को मजीद बंद गली में धकेल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की सियासी हिकमत अमली पर बात करने से पहले जरूरी है कि आप ओवरऑल PTI की सियासत को समझें। PTI की अगर आप सियासत पे नजर दोहराएं तो PTI जो है उसकी सियासत की सारी रोड की सियासत है। वो धरने की सियासत हो, वो एहतजाज की सियासत हो, वो जो है ना लॉन्ग मार्च की सियासत हो। उसके अलावा तो PTI जो है वो अगर आप सियासी हिकमत अमली से काम लेने की बात करें तो वो कभी भी आपको उस तरह से नजर नहीं आई। इमरान खान साहब जो हैं वो खुद बतौर बानी PTI इस तरह के तर्ज सियासत को ही पसंद करते हैं। और सुहेल आफरीदी साहब को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि वो बतौर एक स्टूडेंट लीडर के, वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के इसी तर्ज सियासत को अपनाए हुए थे और इसी तर्ज सियासत दाई थे, इसी तर्ज सियासत को पसंद करते थे। तो खान साहब ने जब अली अमीन गंडापुर साहब उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर पाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को अपनी उस तरह से तय नहीं कर पाए और ना ही वो रोड पे उस तरह की सियासत कर पाए, उस तरह की तहरीक चला पाए कि जिससे इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी रिहाई मुमकिन होती। तो फिर उन्होंने बरबला उस पर नाराजगी का इजहार किया और सुहेल आफरीदी साहब को चुना, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ये सारे काम अली अमीन गंडापुर साहब की निस्बत बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। अच्छा इमरान याकूब साहब, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि PTI को ISF ने गिरगमाल बना लिया है, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, बात ISF ग्रुप की बात नहीं है, बात वो की है तर्ज सियासत की। तो इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी वजह से पूरी PTI का एक मिजाज बन गया है। ये नॉर्मल सियासत पे यकीन ना रखने वाले लोग हैं। इनका सियासी तरीकाकार जो है वो यही है शायद कि वो सियासत में एहतजाज के, हल्ले गुल्ले के, शोर के, इसके ज्यादा काम। इमरान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज और गवर्नर की तब्दीली दोनों खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि फैसल करीम कुंडी जो हैं वो फ़िलहाल दोनों जो है उसकी तरदीद कर रहे हैं, दोनों खबरों की। आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? देखिए, फैसल करीम कुंडी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अब आप अगर ये समझें कि हुकूमत जो है इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून की है, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का गवर्नर जो है उसको हटा देगी, तो मैं बज़ाहिर बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स इसको मुनासिब नहीं समझता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी को साथ ले ही मुस्लिम लीग नून चलना चाहती है और मुस्लिम लीग नून वो जो पंजाबी में कहते हैं कि कोई नया कट्टा नहीं अभी खोलना चाहते, वो उस मामला को उसी तरह पे रखना चाहते हैं। लिहाजा मुझे बज़ाहिर फैसल करीम कुंडी साहब को हटाने की कोई प्रपोजल जो है वो सामने नजर नहीं आती। ये माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जिन्होंने इधर फिक्रिंग छोड़ी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई चीज नहीं। और जिन मुस्लिम लीग नून के करीबी जो रहनुमा हैं, जो शरीफ फैमिली के बहुत करीब समझे जाते हैं, उनसे मेरी बात हुई और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात हुई, तो बज़ाहिर ऐसी कोई मूव ऑन ग्राउंड है नहीं। अच्छा। दूसरी बात यह कि जहां तक गवर्नर राज लगाने की बात है, तो गवर्नर राज के हवाले से पहले भी चाहे गोलियां छोड़ी जाती रही हैं, लेकिन इस वक्त जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर
गवर्नर राज लगाया जाता है तो उसका ज्यादा फायदा तो खुद पीटीआई को होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई को, जो कि अमलन अभी तक तहरीक चलाने में कोई कामयाब नहीं हो पाए, एक बहाना मिल जाएगा उनको। आप बिल्कुल। तहरीक चलाने के लिए एक चारा दे देंगे। तो मुझे नहीं ऐसा लगता फौरी तौर पे कि ये इस तरह की भी कोई बात हो और वहां पे गवर्नर राज दिखाया जाए। ठीक। लेकिन अगर गवर्नर राज लगाने की बात हुई तो देखें, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ये दोनों जो है मिल के ही कोई फैसला करेंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि रियासत जो है उसकी सपोर्ट से ही ये सारी चीजें की जाए। अच्छा, ऐसा समझा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो पीडीएम से शुरू होने वाला सफ़र था, फैसला कुन मोड़ पर आ गया, क्योंकि अगर हालिया ज़िमनी इंतखाबात की भी हम बात करते हैं तो नताइज पीपल्स पार्टी के फेवर में नहीं थी। एंड आफ्टर दैट अब लग ऐसा रहा है कि नून लीग को ज़रूरत है भी नहीं है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी भी उसी तरह पे अभी काम करेगी, अगरचे वो उस तरह से मजबूरी नहीं रही। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि मिसाके जमहूरियत के बाद जो तर्ज सियासत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, आपस को लेके वो काफी तब्दील हो चुका है। सही। और ये इस वक्त सिर्फ इस वजह से कि अब हुकूमत को पीपल्स पार्टी के अरकान की जरूरत नहीं रही तो उनको फारिग कर दिया जाए, सही है। ऐसा नहीं। अगर इस तरह की कोई बात होती तो जिस तरह से हुकूमत की तरफ से कई दफा ये ऑफर देने के बावजूद, ठीक है, क्योंकि खुद बहुत ये शुक्रिया बात इमरान साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा, हमने देखा है कि गुज़िश्ता रात जो कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सादिया, उस पर बात ना की जाए तो फिर तशनगी रह जाएगी। 3 साला बच्चा इब्राहिम इसका नाम, खुले मैन होल में ये गिर गया। अफसोस की बात यह है कि घंटों गुजर गए हैं और रेस्क्यू टीमें जो है अभी तक बच्चे का सुराग नहीं लगा पाई हैं। ये गुज़िश्ता रात की फुटेज है जिस वक्त ये गिरा था। अब जो सिचुएशन ये है कि हुक्काम जो है वो एतराफ़ ये करते हैं कि उनके पास जो खुदाई के मशीनरी लिए है मुनासिब मशीनरी मौजूद या नहीं है। मैं एक बार फिर देखने वालों को याद दिला दूं, ये साल 2025 है, दुनिया मरीख से भी आगे जा चुकी है और हमारे बच्चे अभी भी खुले गटरों मैन में होल। गिर रहे हैं। एग्जैक्टली फैसल, ये पहला वाकया नहीं है। मोनिम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोनिम साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। हम जब इस तरह के वाक़यात सुनते हैं और ख़बरों में बार बार हमें कहना भी होती है, ये ख़बरें बतानी भी होती हैं अपने व्यूअर्स को, हमारे लिए ये ऐसा होता है जैसे हमारा दिल फट जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी भी औलाद है। लेकिन ये एक वाक़या नहीं है, हर रोज़ खुले मैन होल में कोई बच्चा गिरता है और फिर उसकी लाश भी नहीं मिलती। बस देखें जी, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और दिल दिला देने वाला वाकया है कि वालिदैन के सामने ही थोड़ी सी नज़र पलक झपकी और वो बच्चा जो है वो अंदर चला गया और उसकी बॉडी अभी तक जो है वो नहीं मिल सकी है। ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह का एक वाकया आज से 2-2.5 साल पहले भी गुलशन इकबाल में ही एक जगह पेश आया था और ये वाकया तसलसल है, गटर में गिरना, बच्चों की डेथ होना। आप खुद बताइए ना, लोग जो है वो किसवीं सदी है, लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है, लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक गटर में गिर रहे हैं, गटर के ढक्कनों के मसले हैं। और देखिए ना, कहीं कोई इंतजामिया नाम की चीज होती है, इतना वक्त गुजर गया। हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एक काउंसलर कबीर साहब तो मुस्तकिल वहाँ मौजूद रहे हैं और ये 2 बजे तक तो कोई नहीं आया था। और एक शावल भी जो लेकर आई गई वो करीबी K4 का काम हो रहा था। काउंसलर कबीर साहब होते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करके कॉन्ट्रैक्टर से लेकर आए कि भाई शावल लेकर आइए, कम से कम जो है वो इस जगह को खुदाई कीजिए, शायद डेड बॉडी मिल जाए। लेकिन आप मुझे बताइए ना, कहीं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, ये BRT की रोड है, BRT बन रही है इधर, ट्रांस कराची वालों से राब्ता कर रहे हैं, BRT वालों से राब्ता कर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन से राब्ता कर रहे हैं, कोई अमला आने के लिए तैयार नहीं है। ये शहर है क्या है कि 6 घंटे 8 घंटे गुजर जाएं, कोई जो है वो इंसानियत नाम की चीज मौजूद ना हो। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और जाहिर बात है हम इस पूरे वाक़े पे अफसोस कर सकते हैं। उन वालिदैन का जो दुख होगा, जो दर्द होगा, वो नाकाबिले बयान है ना, कि जो सर्व कर रहे हैं, जिनका बच्चा जो है वो गटर में गिर गया है। तो इसकी तो देखिए मोनिम साहब ये है कि यहाँ पर ये वाकया रुकना नहीं है, ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया नहीं है जिसके बाद आप और मैं ये यकीन से कह सके कि अब हमारे बच्चे गटरों में नहीं गिरेंगे, जो मैन होल है वो बंद हो जाएंगे। मतलब ये तो बार बार होने वाले वाकयात हैं और उसके बाद सूरत हाल बेहतर ही नहीं होती। देखिए, जब बात ये है ना, जब हुक्मरान
संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, जब एक शहर को आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया ना, पूरे शहर का। देखिए ना, अब ये पहला देखिए, मैं आपको मिसाल दूं कि गटर में गिरने वाले वाकये के अलावा भी ये बीआरटी बन रही है। ये बीआरटी दिसंबर 2024 में इसको मुकम्मल हो जाना था। आप यकीन जाने ये अगले 3 साल में भी नहीं बनेगी। अच्छा, हम तो कहते हैं भाई इस यूएसटी रोड को बहाल कर दें। इस यूएसटी रोड के चक्कर में 2 से 3 अमवात पहले ही हो चुकी हैं। मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे होते हैं, उनके पास ऑल्टरनेट नहीं होता, वो किसी रुकावट से टकरा जाते हैं। अभी देखे ना, आप ये 1 महीने पहले डेथ हो गई। आप ये फरमा रहे हैं कि ये 3 साल साल मोटरसाइकिल में जा रहा था, रात को अंधेरा था, वो टकरा गया बैरियर से, उसकी डेथ हो गई। 20 साल का नौजवान, उससे पहले एक नौजवान की डेथ हो गई। रोजाना वाकयात हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं लोग टकरा कर। लेकिन आप कोई ऑल्टरनेट आप नहीं देते। एक गटर के ढक्कन आप प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा आप बीआरटी का मंसूबा बना रहे हैं अरबों रुपए का, लेकिन इंसानी जानों पे खेल रहे हैं आप। और देखिए ना, कोई मुतबादिल है ट्रैफिक के लिए, लोग रुल रहे हैं, लाखों लोग सफर करते हैं। आपसे यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे परेशानी नहीं है कि भाई इन लोगों का कोई पुरसाने हाल है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ मुनीम साहब कि आप के ये जो मामला है, सड़क वाला जो मामला है बीआरटी, ये तो आप हमें पिछले दिनों वफाकी तर्जुमान आए थे, वो 2 साल का कह के गए, आपने तो 3 साल कह दिया। चलिए, अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस बेसिक इंजीनियरिंग है ना, अगर आप मेन रोड खोद रहे हैं उसको किसी भी काम के लिए, तो उसके इस तरफ और इस तरफ वाला सर्विस रोड है उसको आप पक्का करेंगे ताकि लोग आए जाए। गुलिस्तान जौहर हो, गुलशन इकबाल हो, जहां जहां बीआरटी, ग्रीन लाइन, जो सी भी लाइन है, मेन रोड खुदी है, उसके राइट और लेफ्ट बैंक की सड़कों का हाल तबाह हाल है। बेसिक इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकती है कंपनियां। हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज तो धीमी आ रही है आपकी। अच्छा, मैं थोड़ी सी बुलंद कर देता हूं। ये बेसिक इंजीनियरिंग का मामला है मुनीम साहब कि जब आप कोई मेन रोड खो दें तो उसके राइट और लेफ्ट को ट्रैफिक की रवानी के लिए आपको बनाना पक्का करना पड़ता है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है यूनिवर्सिटी रोड से लेके आगे तक कहां कहां रोड कच्ची है, कहां कहां रोड पक्की है। गटर के ढक्कन नहीं लगाए, डामर नहीं डाला, सड़क नहीं बनाई, बस बीच में खोद दिया। देखिए, आपके इल्म में है, मेरे इल्म में है, क्या इन लोगों के इल्म में नहीं है जो ये सारा काम शुरू करते हैं? यानी 103 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 79 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, 79 बिलियन रुपीस का, 103 अरब पे पहुंच गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं कि इसके अंदर प्रॉपरली डाइवर्जन होगा, इसमें मोटरेबल बनाया जाएगा, ऑल्टरनेट दिया जाएगा, जो आप बात कह रहे हैं सर्विस रोड को किया जाएगा। इन लोगों को समझ में नहीं आता। इसके लिए भी हम जो है वो प्रोटेस्ट करें, मतलब इसके लिए भी क्या एहतियाज किया जाता रहे। आप मुझे बताइए, 1 महीने पहले इसी जगह पे जो बड़ा सा गड़ा पड़ा हुआ है, ये जो कराची इन्फेक्शन डिजीज सेंटर है और साथ में ये केस वैल्यू है, 1 महीने पहले दिया गया लेटर कराची ट्रांसको के भाई इसको कर दीजिए, कोई गिर जाएगा, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी के कान पे जू नहीं लेंगे। हमारे पास वो लेटर मौजूद है, हमने 27 अक्टूबर को वो लेटर उनको डिस्पैच किया कि भाई आप इसको कीजिए। हम मुस्तकिल एहतियाज कर रहे हैं बीआरटी रेड लाइन पे कि भाई आप लोगों को अल्टरनेट दीजिए। आप देने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। पूरी शहरा के साथ दाएं बाएं जो लोग काम करते थे, कौन आएगा? मट्टी धूल उड़ रही होगी तो जब जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो कौन आएगा यहाँ? कोई नहीं आता साहब, अगर एहतजाज से भी मसला हल नहीं होना, अगर लेटर लिखने से भी मसला हल नहीं होना, लोगों के गटरों में गिरने से उनकी एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी मसला हल नहीं होना, तो फिर मसला हल कैसे होना है? मसला हल ये तो उन लोगों के सोचने का मुकाम है ना, कि जिन्होंने कराची को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया कि जिनकी सियासती करप्शन की सियासत है, जिनको मुसल्लत कर दिया गया है कि लोगों को लूटो खसूटो, प्रोजेक्ट के नाम पे कराची को तबाह कर दिया गया है। आप देखिए ना, कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की डेडलाइन है कराची के अंदर। आप करीमाबाद अंडरपास खोद दिया, 2 साल में बनना था, 3 साल हो गए, लोग रुल रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, 9000 दुकानदार हैं, परेशान है भाई, किस तरह कमाएं, क्या करें, तबाह हो गया, मट्टी धूल उड़ रही है। आपको प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की कोई तारीख ही नहीं है। डेडलाइन 2024 में मुकम्मल होना थी, कोई डेडलाइन नहीं है कि भाई कब मुकम्मल होगी, बता दो, चलो ये बता दो कब मुकम्मल होगी, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये बात करें तो कहते हैं सियासत कर रहे हैं। भाई आप कराची को उसका जायज राइट देने के लिए तैयार नहीं है। इस शहर को जो है वो आप इसके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है। सड़कें, बारिश होती है, सड़कें टूटी हुई हैं। अब आप देखें, ये बात ना करें तो ये कहते हैं जी सियासत। भाई सियासत है, जायज बात करना सियासत है तो सियासत करेंगे। ये हमारी सियासत है, हम हक बात करते रहेंगे, जायज बात करते रहेंगे। जहांगीर रोड टूटी हुई है, 4 मरतबा बन चुकी है, 5वीं मरतबा 30 अरब रुपए का टेंडर हो रहा है। क्या जुल्म है भाई ये? आप सड़कें खुदी हुई है जगह जगह, लोग
बच्चे गिर रहे हैं, गटर में गिर रहे हैं, लेकिन कान पे कोई जूनी नहीं थी इन जालिम हुक्मरानों की। तो भाई ये नविश्ता दीवार पढ़ लें, जब लोग निकलते हैं ना तो फिर सर छुपाने की जगह नहीं मिलती है। इनको तो जो है वो इस्तिस्ना देने से फुर्सत नहीं है कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना मिल गया, बस ये तालियां बजा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुनीम साहब, बताइए उस शहर बिल्कुल को पूरे पाकिस्तान को चला रहा है ये क्या? बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीम साहब, हमारे साथ अब मौजूद थे। जय वक़ुआ पे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान इस वक्त मौजूद हैं। काशान की जानिब चलते हैं। काशान, लोगों ने रात एहतजाज करके यहाँ पे सड़क बंद कर दी थी, इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है? रेस्क्यू काम अभी तक जारी है? कुछ पता चला है कि बच्चे का कोई सुराग मिल सका है? जी बिल्कुल, देखें रात 10 बजे वाकया रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद मुश्तल अफराद की जानिब से एहतिजाज भी रिकॉर्ड कराया गया और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन ताखिर से शुरू होने पर अहल खाना और वहाँ की जो अहल खाना की जानिब से शदीद एहतिजाज रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात से जारी महदूद रेस्क्यू कार्रवाई अचानक रोक दी गई है। हैरान कुन तौर पर वाकये कई घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई सरकारी अफसर, मकामी इंतजामिया, मेयर कराची, DC ईस्ट या मुंतखब नुमाइंदा वहाँ पहुंच नहीं सका। अहल इलाका और बच्चे के लवाकिन की जानिब से की मुबैना गफलत और गैर जिम्मेदारी पर शदीद एहतिजाज किया जा रहा है। मुश्तल अफराद की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताखिर का शिकार हो गया है। इस वक्त नीपा चुरंगी के आने जाने वाले तमाम रोड जो है वो बंद कर दिए गए हैं, जिसके वजह से दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रवा साल के दौरान ये 20वां वाकया कराची में रिपोर्ट हुआ है। रेस्क्यू हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर कराची की जानिब से जो है इज़हार अफसोस किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में ऐसे मुतादिद गटर है जिनके ऊपर ढक्कन ही नहीं लगाए गए, जिसके बाद ये हादसा रोनुमा हो रहे। सबसे ज्यादा वाकयात जो मलिर के इलाके में रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे ही बच्चे के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि डिपार्टमेंटल स्टोर की पार्किंग में मैनुअल बगैर ढक्कन के खुला हुआ था। बच्चे के वालिद मोटरसाइकिल के पास खड़ा था, जबकि बच्चा पीछे से आते हुए गटर में गिरा है। बच्चे के वालिदैन रात भर अपने लगते जिगर की बाजियाबी के इंतजार में बेबसी के आलम में मौजूद रहे। पता ये चला है कि इब्तदाई तौर पर तो यहाँ पर कोई आया भी नहीं, मतलब खुदाई करता, फौरी तौर पर इस बच्चे को निकालता, कोई भी नहीं था। लोग अपनी मदद आपके तहत करते रहे, बारहा कंप्लेंट्स की जाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। क्या ऐसा है? बिल्कुल, शहरियों की जानिब से हमारी बात हुई तो इलाका मकीनों का ये कहना है कि BRT मंसूबे की भारी मशीनरी भी करीब मौजूद थी, लेकिन किसी ने बर वक्त मदद फराम नहीं की, जिसके बाद हादसा रोनुमा हुआ। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशन की फौरी बहाली का मुतालबा किया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन ताखिर का शिकार हो गया है। बच्चे के अहल खाना मौजूद है, अहल इलाका मौजूद है, बड़ी तादाद में वहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू मशीनरी ताहाल तक अब तक कुछ पता चल सका है कि ये मैन होल कब से खुला हुआ था? क्योंकि आमतौर पर कोई भी मैन होल अगर खुला हो, किसी भी गटर के ऊपर ढक्कन ना हो, तो एक सीधी सी बात कर दी जाती है कि जी ये तो कोई नशा करने वाले लोग उठा के ले जाते हैं, हम तो तमाम मैन होल्स कवर करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बॉल न्यूज की जानिब से एक महीने पहले खबर भी नशर की गई थी। निपा चुरंगी के अतराफ जितने भी मैनहोल्स बने हुए, किसी पे ढक्कन जो है वो मौजूद ही नहीं है। कम से हमने 10 वहाँ पर गटर मौजूद थे, जिसकी निशानदेही बॉल न्यूज की जानिब से की गई थी। इस हवाले से वाटर कारपोरेशन का भी हमने सुबह मौके लिया, तो वाटर कारपोरेशन कह रहा है कि जाए वक्फा पर ना सीवरेज की लाइन मौजूद है और ना ही वाटर कारपोरेशन का कोई मैनुअल मौजूद है। बरसाती नालों की देखभाल, मरम्मत, सफाई के अमूर वाटर कारपोरेशन के डायरेक्ट टीआर में ही नहीं है। ये मौकिफ है वाटर कारपोरेशन का। तो भाई किसके टीआर में, किसके टीआर में? वाटर कारपोरेशन से बात करें वो कहते हैं KMC के इख्तियार में, KMC से बात करें वो कहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इख्तियार में। वाटर बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पे इसकी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी और उसने अपनी प्रेस रिलीज में ये मौकिफ दिया है कि जाए वक्फा पर ना सीवरेज की लाइन मौजूद है और ना ही वाटर कारपोरेशन का कोई मैनुअल मौजूद है। बरसाती नालों की देखभाल हमारा काम नहीं है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है। अब इल्जाम वालिदैन किसके हाथ पे अपने लगते जिगर का खून तलाश करें, किसके हाथ में उसको तलाश करेंगे? बच्चे की जो वहाँ पर बच्चा मौजूद है, कहाँ है बच्चा? वालिदैन रात से शदीद गम में मुब्तला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी वहाँ BRT मंसूबे की मौजूद है। KMC के अफसरान जो KMC का दफ्तर साथ ही वाकई DC ईस्ट का दफ्तर है, दीपक चुरंगी से मुतसल, अब तक कोई हैवी मशीनरी वहाँ पर नहीं पहुंची है। रेस्क्यू 111, 122 का इदारा है, करोड़ों रुपए इदारे के ऊपर लगाए गए, उसके एहलकार अब तक वहाँ पर पहुंचे नहीं है। काशान, ये बताइएगा अब तक जितने भी बच्चे गटरों में गिरते हैं और उनकी अमवात हो जाती है, उनकी बॉडीज नहीं मिलती, या गटर में गिरने के वाकयात होते हैं, इन केसेस में कितने केसेस में कोई वर्डिक्ट सामने आया है कि जो जिम्मेदार है उसको सजा दी गई हो?
बिल्कुल देखें, अब तक जितने भी वाकयात रिपोर्ट हुए 20वां वाकया शहर कायद में ये रिपोर्ट हुआ है। 20वां। हमने आज तक ये नहीं देखा कि किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाया हो, कोई अफसर मुअत्तल हुआ हो। मेयर कराची की जानिब से दावे किए जाते हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से दावे किए जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अफसर होता है या एक्सटीएन होता है वाटर बोर्ड का या सीवरेज बोर्ड का एक्सटीएन होता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। जी काशान, ये इलाका जो है थोड़ा सा देखने वालों को बताइएगा कि एक तो मेन नीपा चौरंगी है और उसके जो उल्टे हाथ पे डाइवर्जन है, अगर आप पीछे से आ रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड से, तो वहाँ पे एक मतलब कि ये बहुत ही घिचपिच किस्म का एक रोड बना दिया है ना। यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, थोड़ा आगे कराची इन्फेक्शियस डिजीजेस का सेंटर भी है। तो ये इलाका खुदाई के बाद डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हमारे साथ। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। और सर क्या अपडेट है इस वाकये की, कुछ अगर आप हमें बता सकें। ये गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब शॉपिंग मॉल के सामने कमसन बच्चे नाले में गिरने का अफसोसनाक वाकया कल पेश आया। तो वहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से ये कहा गया कि वहाँ पे उनका कोई न कोई नाला है, सीवरेज लाइन मौजूद नहीं है और न ही कोई मैनुअल था। ये एक ओपन नाला था, तो उस पर ये हुआ है। तो इसके हवाले से जैसे ही हमें इत्तला मिली तो हमने बिल फॉर रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुंच गई थी। 1112 की टीमें, वाटर बोर्ड की इंतजामिया KMC की तरफ से जो अमला मौजूद थे, वहाँ पे मशीन भी पहुंच गई थी और कुछ शरपसंद लोगों ने कोशिश की थी हालात को होस्ट करने के लिए, मगर वहाँ पे हमें इंतजामिया ने बाकायदा वहाँ पहुँच कर सलमान साहब, आपका इत्तेफाक हुआ यहाँ पहुँचने का? जी, आपका इत्तेफाक हुआ यहाँ पहुँचने का? जी, मैं पहुंच नहीं सका, मगर कल जो वहाँ सिचुएशन थी, आपने देखा कि लोग शरपसंद अनासर वहाँ पे लोगों को ऊपर पत्थर कर रहे थे, गाड़ियां रोक रहे थे, जलाओ गिराव कर रहे थे। तो वहाँ इंतजामिया अलग थी, वहाँ पे लोग इंतजामिया मौजूद थी, काम हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोग सियासी मकासद के लिए इस शहर में नफरत कमिंग टू द टॉपिक, हमें ये पता चला है कि वहाँ पर BRT का अमला भी मौजूद था, उनके पास मशीनरी भी मौजूद थी, लोग दुहाइयाँ देते रहे, लेकिन कई 2 बजे जाकर वहाँ पर सिर्फ एक शॉवल मिल सका उन लोगों को ताकि वहाँ पर खुदाई की जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे ही हमें इत्तला मिली, आपको कब इत्तला मिली सलमान साहब? रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी, मशीनरी एक्सटीवेटर वगैरह वो मशीनरी पहुंच गई थी वहाँ पर, और हमारी टीम में इंतजामिया के लोग वहाँ मौजूद थे, वाटर बोर्ड की इंतजामिया वहाँ मौजूद थी। तो वहाँ काम हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, अफसोसनाक वाकया पेश आया, तो वहाँ पे हमें लोगों का हुजूम भी इकट्ठा था हो गया था, तो इस पर ज़्यादा दुश्वारी आई थी। वैसे जो माँ वहाँ दुहाई दे रही थी, बाप रो रहा था, अगर उनके लवाहिकीन वहाँ आए, उन्हें एहतजाज किया है, तो ऐसे लोगों को शरपसंद कहना ठीक रहेगा सलमान साहब? मैं उन लवाहिकीन के साथ हमदर्दी है, दुख की घड़ी में हम उनके साथ करें। मैं उनके दूसरे लोग हो सकते हैं, मैं उनकी फैमिली की बात नहीं कर रहा। सही, मैं उन फैमिली के साथ हमारी हमदर्दी है। अच्छा, आप पहुँच रहे हैं यहाँ पे सर? तो आप पहुँच रहे हैं यहाँ पे? पहुँचेंगे जी? आप पहुँचेंगे अभी यहाँ पे? अभी हाँ, मैं पहुंचूंगा, वहाँ जाएंगे और स्पॉट जाके फिर लवाहिकीन से भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन कल तो नहीं पहुंचे ये, और अब क्योंकि उठ गए हैं ये पूरी तरीके से, तो अब इंशाल्लाह कुछ देर में ये पहुंच जाएंगे। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर उनको पता भी चल जाएगा कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो कौन लोग थे, शरपसंद थे या नहीं थे। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। क्या ज़बरदस्त महीना रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पिछला महीना। हमने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने टेस्ट सीरीज में, वनडे सीरीज में, T20 में, ट्रायंगुलर सीरीज में, एवरीवेयर फतूहात के झंडे गाड़ दिए हमने। yes. क्या बात, इमर्जिंग क्रिकेट में। और हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, राइजिंग स्टार्स एशिया कप में, हांगकांग सिक्सेस में, क्या कुछ नहीं किया हमने।
तो नवंबर का महीना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वाकई बहुत अच्छा रहा है। एज फैसल सेड, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने की, लेकिन इस वक्त फर्स्ट थिंग फर्स्ट जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रायंगुलर सीरीज दैट पाकिस्तान हैपेंड टू विन अगेंस्ट श्रीलंका। जब पाकिस्तान श्रीलंका से अपना जो सेकंड लास्ट मैच यानी लास्ट लीग मैच हम हारे थे, तो हमें लगा था कि हम शायद श्रीलंका को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, बट गुड टू सी पाकिस्तान फाइनली टेकिंग दिस सीरीज। तबाह बर्बाद कर दिया फाइनल में एब्सोल्युटली, मतलब कि 100 पता नहीं क्या सोच के आए थे श्रीलंकन्स के, आज तो वो 200 कर जाएंगे, लेकिन फिर उनको मॉडेस्ट टोटल पे आउट करके पहली दफा हम किसी टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट ये कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को इजी ले लिया। वरना हम एक दिन पहले तक हम ये कह रहे थे कि यार आप पाकिस्तान ने तो इतना इजी ले लिया श्रीलंका को कि बाबर आजम डक पर आउट होकर जा रहे हैं। खैर, सो गुड थिंग हैपेंड। क्रिकेट एक्सपर्ट अली रज़ा मौजूद है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग टू यू। अ वेरी गुड मंथ फॉर पाकिस्तान और हॉकी सुपर सिक्सेस से लेके राइजिंग एशिया कप तक, एंड देन बहुत अच्छा हमने सारा परफॉर्म किया इन द ट्रायंगुलर सीरीज एंड ऑल। फाइनल पे थोड़ी सी बात करें, बी फिटिंगली बाबर ने आखिरी विनिंग रन्स लगाया, उसके बाद अब फिर उसके बाद माइक हैसन की एक तस्वीर आई है जब वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं लंबी छुट्टियों के लिए। कितने इत्मीनान से होंगे माइक हैसन, कितने खुश होंगे, पुरसकून होंगे, जिस तरह हमारे फैंस हैं उसी तरह वो भी। Definitely, it's a job well done. Triangular series, home ground पे खेलना और जीतना, it's a very big achievement for any coach, any team. और the way Pakistan performed, I'm really proud of them. There are certain bits and pieces that I would like to point out. जो जिस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि if we improve on those parts तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं in the future. एक तो हम फाइनल अगेन, जो मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि बैटेड सेकेंड इनिंग्स की हमने बैटिंग ली है। हमारी फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग में जो एक बिल्कुल फाइनल से पहले का मैच था श्रीलंका से जो हम हारे, अगेन वी फेल शॉर्ट। मुझे लगता है हमें वो मैच जीतना चाहिए था फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग का। और सेकेंडली 19th ओवर तक ड्रैग करना, 115 का टारगेट, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अलार्मिंग फॉर मी एट दिस पॉइंट, क्योंकि जब आप श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ 19th ओवर with 115 रन्स कर रहे हैं, तो आपके जहन में फॉरन एज अ व्यूअर, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट लवर आता है कि ओके व्हाट विल हैपन व्हेन वी गो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। तो वो चीजें देखनी होती हैं। और अगर आप नोटिस करें तो इंडिया ने हमें पिछली बहुत मतलब बड़े टूर्नामेंट्स में, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, एशिया कप हो गया, उसमें हमें पहले बैटिंग दी। तो दिस इज समथिंग दैट दे आर आल्सो ऑब्जर्विंग। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि इन ट्रायंगुलर सीरीज या ओडीआई सीरीज में हमें इसको एड्रेस करना चाहिए था। बट ओवरऑल इट हैज बीन अ वेरी गुड मंथ फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, एज अ पाकिस्तानी कोच, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन, आई वुड बी वेरी हैप्पी। इट इज अ वेरी प्रोडक्टिव मंथ। आप पाकिस्तान ए देखें, पाकिस्तान शाइन से लेकर आप अगर हमारा साउथ अफ्रीका का जो है वो ओडीआई सीरीज विद ट्राई नेशन सीरीज देखें, तो इट हैज बीन अ वेरी गुड मंथ फॉर पाकिस्तान ओवरऑल। राइट। अच्छा, बिट्स एंड पीसेस की जब हम बात करते हैं, हमें पता है आगे हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। वुड यू बी सेटिस्फाइड विद दिस फाइनल कॉम्बिनेशन जो हमने ट्राई नेशन सीरीज में देखा है पाकिस्तान का? The combination related to the batting, yes, I'm very satisfied. I think अब इस batting lineup पे हमें काम करना चाहिए. We should more get focused on this batting lineup. जिस तरीके से चल रही इसको आप चलाएं, इसको आप इसके नेट प्रैक्टिसेस, लोकल पाकिस्तान जो आपके डिपार्टमेंट में क्रिकेट होते हैं, जो लोकल क्रिकेट होते हैं, उसमें आप पार्ट लें, इसको और पॉलिश करें। बट आई थिंक अभी के लिए हम given the World Cup in mind, अभी के लिए हम बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। And are we certain about Salman as well? Are we certain about Salman Ali Agha's captaincy as well? Because हमारी आदत है, हम लास्ट मोमेंट चेंजेस कर देते हैं, वर्ल्ड कप से पहले तो खास तौर पर। I think he should be given a chance to go into the World Cup. अभी देखें, अभी रिसेंटली इतना टाइम हमने अपने कैप्टन को कभी दिया नहीं। अगर हम MS धोनी का एरा देखें और हम उनका टाइम देखें, फिर हम रोहित शर्मा को देखें जो विराट कोहली का एक छोटा सा स्पेल आया था कैप्टनसी, अगर हम इन दो सूरत हाल को देखें तो एक अच्छा खासा टाइम दिया गया सरफराज एंड कैप्टनसी को भी टाइम दिया गया, तो जाकर हम चैंपियंस ट्रॉफी हम विन करके आए थे बिल्कुल इन इंग्लैंड। आई थिंक वी शुड गिव द कैप्टन अ टाइम। ऑब्वियसली वो भी फिगर आउट कर रहे हैं कि कहाँ पे हम जो है वो हमारे से कमियां हो रही हैं, तो वो उसको जब तक पॉइंट आउट करेंगे, सोल्यूशन उसका निकालेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। आई थिंक वी शुड गिव सलमान अली। अच्छा अली, वैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स ग्रीन जर्सी में नहीं खेल रहे होंगे, बट दे विल बी रिप्रेजेंटिंग themselves in different leagues overall वर्ल्ड कप से पहले। टॉक अबाउट बाबर बिग बैश में, इवन शाहीन एंड द लाइक्स ऑफ शादाब, वो में बिग बैश में नजर आ रहे होंगे।
देन अभी ये ILT शुरू होने लगा है दुबई में, वहाँ पे भी बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं नसीम शाह एंड ऑल नज़र आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि वर्ल्ड कप से पहले वील बी क्रिकेट स्टार्व्ड, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ होंगे। बट देन कम्स द क्वेश्चन कि आप नेशनल भी खेल रहे हैं, आप लीग्स भी खेल रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा। सो डू यू थिंक कि हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे होंगे वर्ल्ड कप से पहले, और क्या वो लेथार्जी लेकर जा रहे होंगे हम वर्ल्ड कप में? एंड फिटनेस इशू। बिल्कुल, आप जब अभी ये सवाल कर रहे थे तो मैं इंटरप्ट करके यही बोलने वाला था कि लेथार्जी, फटीग इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इट व्हेन इट कम्स डाउन टू द वर्ल्ड कप। आपको याद होगा साल 2 साल पहले जब T20 का वर्ल्ड कप आया था तो वी लॉस्ट नसीम शाह राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड दैट वाज अ वेरी डेवास्टेटिंग सिचुएशन फॉर मी एज अ क्रिकेट लवर, क्योंकि नसीम शाह फॉर्म में थे, नसीम शाह वाज फ्लाइंग हाई इन PSL एंड ODI सीरीज। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए डेवास्टेटिंग न्यूज़ थी, एंड वी इवेंचुअली लॉस्ट दैट। तो कहने का मकसद ये है कि डेफिनेटली वर्ल्ड कप से पहले आई थिंक कि थोड़ा सा, क्योंकि वर्ल्ड कप को माइंड में रख के जब आप खेलते हैं तो आपके एज अ प्लेयर आपके दिमाग में 2 चीजें होती हैं। पहली ये कि आपने अपने आप को फॉर्म में रखना है, यू नो, जब आप कुछ नहीं खेलेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस के जो हम अपनी जबान में कहते हैं जंग लगने वाला फैक्टर आ जाए। तो आई थिंक कि यस दे शुड बी फोकस्ड ऑन विनिंग एंड प्लेइंग, कीपिंग द वर्ल्ड कप इन माइंड, बट डेफिनेटली एज अ प्लेयर मुझे पता होता है कि मैं, मेरी बॉडी कितना सह सक्रिय कितना नहीं। तो देयर आर ओकेजन्स इन अ लीग जहां पे आपकी टीम ऑन टॉप ऑफ द टेबल होती है या फिर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आप सर्टेन मैचेस के लिए रेस्ट ले सकते हैं। आई थिंक दिस फैक्टर वुड कम इन वेरी हैंडी विद द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द लीग, कि जहां उनको लगे कि उनकी बॉडी ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए वर्ल्ड कप इज द बिगेस्ट स्टेज रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। सही कह रहे हैं, वर्ल्ड कप सबसे बड़ी चीज होती है, अपनी फिटनेस को लेकिन मद्देनजर रखना होगा। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू इनसाइटफुल एट द सेम टाइम। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे विद अस। दुनिया भर में पाकिस्तान की तरह वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसका मकसद एड्स के ख़िलाफ़ आगाही बढ़ाना, हक़ाइक़ सामने लाना, मुतासरा अफराद को ना सिर्फ कबूल करना सारा देना बल्कि माशरे का कारामत फ़र्द भी बनाना है। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर कंवल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैडम, सबसे पहले तो ये कि सिंध की अगर बात की जाए, क्या नंबर्स हैं हमारे पास सिंध में एड्स के, जेंडर वाइज या एज वाइज, इफ़ यू कैन टेल अस? देखिए 2024 का तो हम ऐसा करते हैं कि दिसंबर में लॉक कर देते हैं। तो ये ऐसा होता है कि जो 2025 का डेटा है वो हम एट द एंड ऑफ दिसंबर लॉक करते हैं। 2024 अगर आप एंड तक हमें देखिए 2024 में तो हमारे पास 3335 के करीब हमने केसेस थे, ठीक, लेकिन जो हमने नंबर ऑफ स्क्रीनिंग थी दैट वाज अराउंड 1,76,000 अच्छा लोगों को हमने स्क्रीन किया था, फिर उसमें से आया था। तो अगर आप इसका प्रोपोर्शन देखेंगे, जिसको हम प्रेवलेंस प्रोपोर्शन कहते हैं, तो वो काफ़ी कम है इस हिसाब से कंपैरिजन। लेकिन कितने लोग आमतौर पर पाकिस्तान में अपनी HIV के लिए स्क्रीनिंग करवाना पसंद करते हैं, या उसके लिए उनका आइडिया ओपन होता है? आमतौर पर HIV को लोग ओपनली इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए HIV का इशू ये है कि ये एक, मतलब इसको एक सोसाइटल इशू भी आप कह सकते हैं, स्टिग्मा इसके साथ अटैच्ड है। लोगों को ये लगता है कि HIV बुरे कामों की वजह से होती है, ऐसा नहीं है। और HIV के लिए मुतल्लिक लोगों को एक गलतफहमी भी है कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है, तो इस खौफ की वजह से लोग ज़्यादातर स्क्रीनिंग नहीं कराते। सही। और लोग अस्पताल नहीं जब जाते तो वो दूसरों को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्या इसमें कितना रेशियो है कंपैरिजन अगर हम करते हैं उन लोगों का जिनको नहीं पता होता कि उनको HIV है और उसकी वजह से वो फैलता चला जाता है, इन कंपैरिजन टू वो लोग जिनको पता होता है कि HIV उनको हो गया है और अब उनका इलाज करवाना है हमें? देखिए असल में HIV जो है वो एक छुपा हुआ मर्ज़ है। अच्छा, ये एक छुपा हुआ मर्ज़ है। इसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को कोई जो है ख़ास उनमें क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होते। ओके। उनको पता भी नहीं होता कि उनको HIV है। सालों तक उनके जिस्म में ये मर्ज़ जो है वो छुपा हुआ होता है और उनके जिस्म को खोखला करता रहता है, यानी उनका जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ख़त्म करता रहता है। तो उनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं तो ये उनको ट्रांसफ़र आसानी से कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदे को पता नहीं है तो किसी और को बीमारी नहीं लगा सकता है। कैसे पता चलता है कि किसी को HIV है? अगर उसे कोई सिम्टम्स नहीं पता चल रहे तो क्या
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ तो मुझे क्या स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए, कैसे पता चलेगा मुझे? देखिए, आपको स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए, हम सब ने भी स्क्रीनिंग कराई है। तो स्क्रीनिंग का ये मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है, आइदर यू आर HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव। जो भी इंसान है उसको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पर बाहर के मुल्कों में भी HIV बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये ऐसी बीमारी है, जैसे आप देखें ना, कोविड में जब कोविड फैला था तो लोगों के सूंघने की हिस्स ख़त्म हो गई थी, तो सबको पता चल गया कि भाई इसको कोविड है। या आप खसरा देख लें, आपके घर में जो नानियाँ दादियाँ होंगी वो भी आपको बता देंगी कि बच्चे को खसरा है, यानी वो एक बिल्कुल वाज़ह अलामात होती हैं इन बीमारियों में। बिल्कुल ठीक है। लेकिन HIV कोई वाज़ह अलामात नहीं होती, ये एक छुपा हुआ मर्ज़ है, जैसे मैंने पहले कहा था। अच्छा, तो इसके लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहबा, लेट्स कम टू द बेसिक्स अगेन। हम बचपन से इस पे टेलीविज़न पे इश्तिहारात देखते आए हैं, आगाही जो है लोग देते रहे हैं, बट बार बार आगाही देना ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चंद कामों की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। इसमें इंतकाल खून अगर सेफली नहीं है तो हो रहा है, इसमें अगर आप कहीं ब्लेड का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी एक बार फिर वो वजूहात अगर आप ड्रॉ कर दें देखने वालों के लिए तो वो भी आसानी होगी। और दूसरा है कि आपने कहा कि अब ये लाइलाज नहीं है, क्या इसका इलाज है, कितना रिकवरेबल है? प्लीज़ गो ऑन। देखिए, HIV जो है वो एक तो आप गैर फितरी या गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उनकी वजह से फैलता है। दूसरा, ये जो IV ड्रग यूज़र्स होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, आप देखें वो एक ग्रुप में बैठे होते हैं, एक ही इंजेक्शन सब लगा रहे होते हैं। ये की पॉपुलेशन है, हाई रिस्क बिहेवियर है, और ये वो लोग हैं जिनमें HIV ज़्यादा फैलता है। पाकिस्तान में इन्हीं की वजह से मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे आउटब्रेक्स हुए हैं। जैसे 2004 में लारकाना में जो पहला आउटब्रेक हुआ था वो भी IG ड्रग यूज़र्स में हुआ था। तो एक ये वजह है इसकी। इसके अलावा आपने ऐसा खून लगाया है बच्चे को या किसी भी इंसान को जो पहले से टेस्ट नहीं किया हुआ था, क्योंकि विंडो पीरियड होता है। अगर किसी को आज HIV का वायरस लगा है तो वो हो सकता है कुछ अरसे बाद जाहिर हो, तो अगर उस विंडो पीरियड में उसने ब्लड दे दिया या ड्रग यूज़र ने ब्लड सेल कर दिया है, वो किसी और को लग गया, इससे हो सकता है। दूसरा ये है कि अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि हम अगर बच्चे को या किसी को भी इंजेक्शन लगाएं तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो ये जो सोच है इसकी वजह से ज़्यादातर लोग इंजेक्शन लगाते हैं, और ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा रीयूज़ हो जाता है इंजेक्शन। जैसे अगर डॉक्टर है उसके पास सही नॉलेज नहीं है, या कोई अताई डॉक्टर है उसके पास सही नॉलेज नहीं है, एक ही इंजेक्शन दूसरे को लगाएगा, इस तरह से फैल सकता है। ये कभी भी आपके कैजुअल ताल्लुकात से नहीं फैलता, जैसे एक साथ खाना खाना, गले लगाना या किसी को चूमना। जैसे छोटा सा बच्चा आपने उसको चूम लिया, तो इस तरीके से आप साथ बैठ के भी खाना खा रहे हैं तभी भी नहीं लगता। तो ये इट्स नॉट अ कैजुअल डिजीज़ के कैजुअली इस तरह से फैल जाए। अब आ जाते हैं कि उसकी डिजीज़ ये रिकवरेबल है और इसका इलाज, इस पे ज़रा मैं चाहूँगा। देखें, ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, ठीक है। एक होता है कि एक क्यूरेबल डिजीज़ होती है कि आपने भाई ये इलाज ले लिया, TB जैसे क्यूरेबल है, 6 महीने ले लिया, 9 महीने या 12 महीने आपकी बीमारी ख़त्म हो गई। ऐसे नहीं है, आपको पूरी ज़िंदगी ये लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इससे ये होता है कि वायरस जो होता है वो एक सोने वाले फेज़ में चला जाता है, तो और वो जो बंदा है वो बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, शादी भी कर सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं उसके, और उनको लगेगा भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू वेलकम यू ऑन द शो। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाम ने इससे एक दफ़ा फिर से बहुत सारी बेसिक चीज़ें जिनको हम आगाही के लिए बार बार आपको यूँ याद करवा रहे होते हैं ताकि आप भूलें नहीं और इसकी प्रैक्टिस रहे आपको। वेल, इसके साथ ही ले रहे हैं एक ब्रेक, सी आफ्टर दिस। वेलकम बैक। और अभी ये खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, और वो ये कि फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर जो होने वाला खुदकुश धमाका था उसकी तफ्तीश में एक अहम पेशरफ्त है सामने आई। इस पर हुकाम ये बता रहे हैं कि नादरा ने तीनों हमला आवरों के अफगान शहरी होने की तस्दीक कर दी है, और तफ्तीश के दौरान हमला आवरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से FC हेडक्वार्टर्स तक की आमद की फुटेज भी सामने आ गई है। जबकि अब तक 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद से पूछगछ भी
हो चुकी है। तहकीकात ये बताती हैं कि हमले के रोज़ हमला आवरों के पास कोई मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं था, जिससे सहूलतकार के सुराख तक पहुँचना मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। टीम इस वक्त सहूलतकार की तलाश में मसरूफ़ है। वाज़ेह रहे कि धमाके जो हैं वो 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबल हेडक्वार्टर्स के सामने ये पेश आए थे। इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। जो करंट सिचुएशन है उस पर दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार साहब, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वक़ार साहब, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मैं ऑल्दो वाक़या पाकिस्तान का है लेकिन ज़रा कैनवस अपना ब्रॉड करते हैं। राइट फ्रॉम पाकिस्तान टू USA, ये जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, अफ़गान शहरियों का इसमें मुलविस होना, पाकिस्तान तो बहुत अरसे से चिल्ला रहा था, दुनिया कान नहीं धर रही थी हमारे चिल्लाने पे। अब जब खुद चीज़ें होना शुरू हुई हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो इमिग्रेशन के मामला है अमेरिका में उसको भी सख्त कर दिया है। जितने अफ़गान रेजिडेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक बंदा पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट जब आप किसी मुल्क में करते हैं तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं। व्हाट आर वी लुकिंग एट दिस सिचुएशन सर, ये क्यों हो रहा है ये सब? आई थिंक मेरी असेसमेंट है कि गिदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जो अभी रॉ स्पॉन्सर्ड रजीम बैठी हुई है काबुल में, मेरे ख्याल उनका भी टाइम आ गया। और बेसिकली आई थिंक इट्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है। जिसका आपने जिक्र किया, अगर आप देखें पूरा रीजन इस वक्त परेशान है। यहाँ तक कि ईरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने ब्लैंक चेक किस चीज का दिया था? मेनली इट वाज बेसिकली अगेंस्ट टेररिज्म और सिक्योरिटी इन द रीजन है कि वहाँ पे हम कोलैबोरेट करेंगे। तो वो रास्ता भी मोस्ट प्रॉब्ली बंद हो जाएगा। पीपल आर फेड अप। अभी यहाँ तुर्किया में अफगान स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, और दे आर वेटिंग, मतलब जो पढ़ा लिखा डायस्पोरा है बाहर बैठा हुआ, दे आर वेटिंग कि कब ये कोलैप्स करे और हमारी जान छूटे। फिर आ जाते हैं ताजिकिस्तान। आपने देखा जहाँ पे एक चीज से दो शिकार किए गए। एक तो वहाँ पे जो है बेसिकली एक कलीमोव है जो ताजिकिस्तान से भागा हुआ एक डिसीडेंट था, फिर टेररिस्ट लीडर बन गया, गुलमराद कलीमोव। वो बैठा हुआ है बदख्शान में, और वहां से फिर ये आई थिंक ड्रोन स्ट्राइक की, बीच में चाइनीज इंजीनियर को मार के फिर एक और मैसेज दिया गया कि वी डोंट बॉदर अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान तो आपके सामने है। देन इज आई थिंक 5वां फ्रंट अमेरिका में खोल दिया गया। बल्कि अभी एक और वीडियो आई है जिसमें एक बंदे ने कहा जी कि मैं शायद बॉम्बिंग करूंगा एंड ऑल दैट। तो ये इनके स्लीपर सेल्स हैं। बाकी मेरे ख्याल में एक कब्जा ग्रुप है काबुल पे काबज। अफगान अवाम बेचारों का तो कसूर नहीं है, और स्पॉन्सरशिप है दोवल साहब की, और वो समझते हैं एक स्पेस है एंड वी कैन प्ले, नॉट रियलाइजिंग कि ये पूरे खत्ते के लिए आई थिंक टेररिज्म जो फैला रहा है और हब ऑफ टेरर बना हुआ है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक देयर आर नो फ्रेंड्स लेफ्ट इस रजीम के लिए भी। आप देखें गल्फ वाले भी परेशान है, तुर्किया ने बड़ा एफर्ट किया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगर ये हफ्तों से बाद जाता तो विद इन 6 मंथ दिस रजीम में लूज, बिकॉज अभी देखिए अफगानिस्तान के टाइम पीपल डोंट रियलाइज कि ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है। आई वुड से कि बड़े प्राउड लोग हैं। 2 करोड़ खवातीन को आपने बंद किया हुआ है 21st सेंचुरी के 3rd डेकेड में। ये ऐसे नहीं चलता। इट इज थिंग के इस तरीके से अभी मिलते कर रहे हैं यूएन की रस्ते खोलें ऑल दैट, तो टेररिज्म आप बंद करा दें। तो आई थिंक आई फील दैट दीज आर द लास्ट 6 मंथ्स हैं लोगों के, अगर ये बिहेव नहीं दैट्स करते। वंडरफुल। ये बहुत अच्छा है। मतलब मेरे ख्याल में मेरे जैसे और हम जैसे लोगों के लिए, जिसने पाकिस्तान, इस जनरेशन ने, हमारी जनरेशन ने अपनी जवानी से पाकिस्तान को स्ट्रगल करते हुए देखा दहशतगर्दों के खिलाफ, और हमने अपनी रेजिलियंस भी देखी। 6 महीने मेरे लिए खुशी लगती है, मेरे लिए सुख का सांस लगता है। लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें, आपको लगता है कुछ लूप होल्स हैं जिनको हमें कवर अप करने की ज़रूरत है? और वो लूप होल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हम तो इतने ट्रेन हो चुके हैं बार बार निमट कर इन चीज़ों से। इसमें मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ओनरशिप है, स्पेशली केपी में। ऑनेस्टली अभी आप देखें कि इस वक्त ये फ्रंट लाइन है सूबा बलूचिस्तान में भी हो रही है दहशतगर्दी, लेकिन वहाँ पे बाय एंड लार्ज एक पॉपुलेशन भी है और जो बहुत बड़ा बॉर्डर है और स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहाँ स्पेस ज्यादा है, लेकिन उस पर काफी हद तक काबू पाया गया है। स्नीक अटैक्स होते हैं। केपी में आप देखें एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है जस्ट फॉर पॉइंट स्कोरिंग सियासत के लिए किया जा रहा है। तो उसमें फिर जब देखें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, अदर देन द बॉर्डर पे सारा फ्रंट लाइन उनके पास है, पुलिस है, उसके अलावा बाकी उनकी इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी होती हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। फिर लीडरशिप है जिसने फ्रंट पे आके एक मैसेज कम्युनिकेट करना है। आप डीलिंग डायलिंग करेंगे, यू जस्ट वांट टू गो विद दी सब नेशनलिस्ट, तो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसमें से कुछ निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा आई वुड से कि गवर्नेंस का आई वुड से इशू है, और दे शुड फोकस ऑन इट। सियासत अपनी जगह है,
दूसरा जो कैपेसिटी बिल्डिंग है कि आपने Absolutely. लॉ एनफोर्समेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, बॉर्डर की सीलिंग को और बेहतर अच्छा करना, मेरे ख्याल में चीजें आज तक हाँ, मूव करी। ब्रिगेडियर साहब, नॉट ओनली पाकिस्तान देन यूएसए, ताजिकिस्तान में चाइनीज को वो करना, सल्यूशन क्या है? नाउ द प्रॉब्लम इज के ये रिजीम तो हमें बाद नज़र में सल्यूशन नहीं नज़र आती, इनसे बात करने का फ़ायदा नहीं है। उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये भी है कि ये किसकी कठपुतली बने हुए हैं, द होल वर्ल्ड नोज। जिस वक्त इससे पहले कोल्ड वॉर के दरमियान देयर वर सर्टेन फैक्शंस फ्रॉम नॉर्दर्न अलायंस टू द लॉर वार्ड्स टू पीपल लाइक रशीद दोस्तम एंड ऑल, क्या इस वक्त कुछ ऐसे आइडेंटिफाइबल लोग हैं अफगानिस्तान में जो सैनिटी प्रिवेल करवा सकते हैं, जिनसे बात की जा सकती है अदर देन द रिजीम? ये मेरे ख्याल में दो ट्रेजेक्टरीज बनती हैं जिसपे ना अच्छा। चॉइस लाइज विद द तालिबान रिजीम। एक है कि वो अकोमोडेट करें खत्ते की जितनी भी सेंसिटिविटीज हैं, और उसमें मेन थिंग इज टेररिज्म। देखिए नोबडी वांट्स टू हार्म द अफगान पीपल, और उसमें पाकिस्तान चाइना ने ऑफर भी किया। फिर देखें एक फॉर्मेट्स हैं, मॉस्को फॉर्मेट में पाकिस्तान चाइना, उसके बाद रशिया और ईरान है, और साथ सेंट्रल एशिया, तो आई थिंक 7-8 ममालिक। दे वेरी क्लियरली टोल्ड लास्ट ईयर मुत्तकी साहबों को टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद कर दो, एवरीबॉडी इज अफेक्टेड। ताजिकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये एक ट्रेजेक्टरी है, दे एग्री विद इट, दे फिनिश टेररिज्म एंड देन एवरीबॉडी प्रोग्रेसेस, और शायद इस रजीम को कोई लेजिटिमेसी मिल जाए। दूसरी कन्फ्रंटेशन की, बिकॉज नाउ दे हैव डन इट विद इंटायर रीजन, तो मेरे ख्याल में ये चल भी नहीं सकती। और ये आई थिंक जो इकोनॉमिक बैरियर सॉरी प्रेशर पड़ रहा है, दिस इज नाउ गोइंग टू इम्पैक्ट अफगान अवाम जो है, एंड आई फील कि शायद लोग अनपुस्ता खड़े हो जाए। दे आर नॉट भेड़ बकरी, देखिए हर घर में वहाँ पे राइफल्स हैं, तगड़े लोग हैं। फिर आपने नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट की बात, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है मसूद लीड कर रहे हैं। अभी आप देखें डायस्पोरा में बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ही इज एक्टिव इन जो नॉर्थ है। इसके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम के जाने की खबरें भी हैं, और तुर्की आते जाते रहते हैं, तो अगर उज़्बेक भी खड़े होते हैं, ताजिक भी, और माइंड जो पश्तून है इलाका अफगानिस्तान, दे आर नॉट विद तालिबान। तालिबान तो 1-1.5 लाख बंदों का कब्जा ग्रुप है। अभी जो रिपेट्रिएट हो रहे हैं लोग, इनकी भी तो जमीनों पे बिजनेस पे कब्जा हुआ, तो इट्स अ बिग थ्रेट। लोग अभी आके अपना डिमांड करेंगे कि हमारा घर किधर है, जमीन किधर है, वहाँ पे तो एक डबल सपोर्टेड कब्जा ग्रुप है। तो दोनों ट्रेजेक्टरीज हैं, इट कैन ब्रिंग पीस, बट इधर वे आई थिंक इंशाल्लाह 6 महीने में पीस आ जाएगा। एब्सोल्युटली, वी वेरी होपफुल। ब्रिगेडियर साहब, 6 महीने में पीस आने तक और उसके बाद भी फॉर हाउ लॉन्ग हम अफगानिस्तान को और मजीद कितना टाइम देख सकते हैं? हम अपनी तरफ से तो जो कितना कंट्रोल कर सकते हैं वी आर गोइंग टू डू दैट, बट हम कितना लेवरेज दे सकते हैं अफगानिस्तान को? इसमें मैंने वही कहा ना कि फर्क है रजीम और इसमें। थोड़ा हिस्ट्री भी देखने, 40 साल से आप देखें 2 सुपर पावर ने ऑक्यूपाई किए हुए, बढ़ के मारते हैं। व्हेन अमेरिकन्स केम इट टुक 12 आवर्स, तो 18 साल ये बैठे रहे, उससे पहले 8-9 साल रशियन बैठे रहे। तो दिस इज लास्ट 40 ईयर्स में 30 साल तो होगी सुपर पावर्स की गवर्नमेंट। तो इसका मतलब यही है। और उसके अंदर फिर देखें पीछे भी तो हर दफा रजीम चेंज है, इवन गवर्नमेंट चेंज वाज वायलेंट, राइट फ्रॉम सरदार दाऊद तरकई, पहले भी बात हुई, हफीजुल अमीन है, बबर कारमल है, डॉक्टर नजीबुल्ला था, उसके बाद फिर तालिबान 1 आती है, फिर 2 आती है। इट इज ऑल इट कि आप एग्री नहीं कर रहे एक सिस्टम पे। तो मेरे ख्याल में अगर ये लेट्स से एक ऐसी गवर्नमेंट आती जो रिप्रेजेंटेटिव हो, बिकॉज अभी पिछले 18 साल कुछ जो है तालिबान 2 के आने से पहले लोगों ने देखा, देयर वर सम गवर्नर्स, एक पुलिस थी, सिस्टम था, जुडिशरी काम कर रही थी, खवातीन जाती थी, काम करती थी एज अ नॉर्मल स्टेट। तो मेरे ख्याल में अफगान अवाम भी शायद समझती है कि चेंज आती है तो मे बी थिंग्स मूव टू मोर स्टेबिलिटी, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि देखें 40 साल लड़ाई के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, अनफॉर्चुनेटली पूरी जनरेशन जो है वो कुर्बान हो रही है। इट कांट बी फॉर अ कब्जा ग्रुप के वो आके बैठ जाए। I don't foresee them running it, नहीं चल सकेगा। But you can't even force, can we force an election over there, a democratically elected government over there? जी नहीं, इस वक्त तो जिस तरह दुआ में दे हैड एग्रीड कि ये एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, बिकॉज बाकी देखें पश्तून के ठेकेदार बने हुए वहाँ पे विद इन अफगानिस्तान जो है ऐसा नहीं है। देयर आर डेफिनेटली विद इन तालिबान फैक्शनिज्म में 3-4 बड़े धड़े हैं। फिर आ जाते हैं जो बड़ी कम्युनिटी है, ताजिक्स आर ह्यूज कम्युनिटी, उज़्बेक्स हैं, फिर हज़ारेवाल है, फिर नीचे आ जाए हरात वाली साइड में पाकिस्तान है, तो इसी तरीके से नूरिस्तानी है, और बदख्शान में फिर वेरी डिफरेंट पीपल जो आई थिंक वहाँ पे है। तो ऑल टोल्ड इट्स क्वाइट हेटेरोजेनियस, और विद इन पश्तून बेल्ट भी नहीं है सपोर्ट। तो मेरे ख्याल में either way they have to either accommodate or perish। जो रजीम है ये फारिग हो जाएगी, उसके बाद आई एम श्योर
Afghan people will find a way out. And we would always welcome peace in our brethren country. बहुत शुक्रिया वकार साहब, it was very insightful and what on the show. जनाब, Now, what are we doing? आपने पूछा था कि कल क्या है, कल क्या था, संडे एंड ऑल. सो कराची का पोर्ट ग्रैंड और यहाँ पे सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल 2025 की शानदार तकरीब थी शादियाँ. और ख़वातीन की जो कारीगर हैं उनकी महारतों को वहाँ पर शोकेस किया गया. मकामी सकाफ़त है, फिर वो अजरक हो, रैली हो, कढ़ाई हो, मट्टी के बर्तन हो, दीगर रिवायती जो दस्तकारी होती है ख़ूबसूरती से वहाँ पर दिखाई गई. और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि देयर वाज अ टाइम जब आम तौर पर हमें ये चीज़ें मिला करती थी और हम बहुत सस्ते दामों उनको ख़रीद लिया करते थे, लेकिन ये दस्तकारी इंटरनेशनली इतनी महंगी सेल आउट होती है. नाउ वी आर रिस्पेक्टिंग इट. इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं. भलीकार, मैं हूँ फैसल करीम और आज बहुत ही जबरदस्त मेला लगा है कराची के स्पोर्ट ग्रैंड में. और इतनी ही खुशी की बात है, पूरे सिंध के रंग आज यहाँ पे जमा है. तो फिर हम आज आपको मुख्तलिफ दस्तकारियाँ दिखाएंगे, मुख्तलिफ हुनरमंद लोगों से मिलवाएंगे और ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे. इसीलिए आओ ता के सिंध हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल में भलीकार चमड़ता. जनाब, तो एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट सजा है कराची में और सिंध भर की रंगीन दस्तकारियाँ यहाँ जमा हैं. सिंध भर के हसीन फनकार, सिंध भर के हुनरमंद अफराद और सिंध की ख़ास तौर पे हुनरमंद न्याणियाँ, हुनरमंद ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं. आइए हम शुरुआत में तो हमने ये देखा, ये लाड़काना का ग्रुप था. अब सिंध की मिट्टी की जो मुख्तलिफ खुशबुएँ हैं ना, मैं उनसे आपको मुतारिफ़ मैं कराता रहूँगा. तो हमने अभी लाड़काना ग्रुप का ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी. अभी मैं आपको ये हाला जो है, हाला कॉर्नर में लेके आया हूँ. और हाला जो कॉर्नर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो ग्लेस्ड पॉटरी है इतनी खूबसूरत रंगों से वो सजी होती है. मैं आपको दिखाता हूँ. There you go. This is my personal favorite and I've got a collection at my home as well. This is beautiful. ये इतना खूबसूरत काम है और ये आर्ट आपको हाला के अलावा ना ये आपको कहीं नहीं मिलता है. और ये इतनी बड़े वासिस से लेके और ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे क्राफ्ट जो हैं और ये क्राफ्ट कर कौन रहा है? ये साईं करा था. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? ठीक ठाक. हाला से आए? जी, हाला से आया हूँ. मेरा नाम गुलाम अब्बास है. यहाँ काशी का काम करने के लिए आए हैं, दिखाने के बच्चों को सिखाने के लिए आए, करके दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है, पहले प्रोसेस क्या है इसकी, उसके बाद क्या होता है, इसके कलर कैसे होते हैं. चिकनी मिट्टी है ये, इसको हम दरिया के गुजर से वहाँ से उठाते हैं जहाँ से पानी का गुजर चला गया. अच्छा. अब वहाँ पे खंडर रह गया था. हाँ. वहाँ से खुदाई करके हम ये मिट्टी निकालते हैं. जरा बताएं कितना पुराना आपका ये हुनर है, कब से काम कर रहे हैं? ये तो तकरीबन सदियों से काम आ रहा है सर. और हमारा जो ये पेशा ही ये है, दादाओं परदादाओं से ये काम आ रहा है. तो मुझे ये तकरीबन 20 साल हो गए ये काम करते हुए. ये क्योंकि मिट्टी की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, सारी हम बनाते हैं. जैसे आप ऊपर में देख रहे हैं ये सारी मिट्टी की चीज़ें बनी हुई हैं. जैसे शो पीस भी इसमें होते हैं, इस्तेमाल की चीज़ें भी होती हैं, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए. चले आपको आगे लेके चलते हैं. ये वो कच्ची मिट्टी का हुनर है और जब ये बन जाती है तो ये आपके सामने इस तरह की चीज़ों में इसका शुमार होता है. आइए. वैसे सर्दियाँ आ गई हैं और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अगर कराची में बैठे तो हर घर की ज़रूरत है. अच्छा जी, तो हमने आपको लाड़काना और हाला की दस्तकारियाँ दिखाई, उनके फनकारों से मिलवाया. वैसे ये जो है ना खजूर के पत्तों से बनती है. खजूर से हमें खैरपुर याद आता है, लेकिन सिर्फ खैरपुर में नहीं होता. आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो खजूर के पत्तों से दस्तकारियाँ बनी है और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हमारी इस तरह की चीज़ों की एक्सपोर्ट के लिए. आइए आपको दिखाते हैं. अजी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप क्या काम कर रही हैं? ये मैं चबी बना रही हूँ. छोटी सी टोकरी. छोटी की टोकरी. हाँ. अच्छा, आप लोग माशाल्लाह से कब से ये काम कर रहे हैं?
मैं तो छोटी थी पहले तो करती थी, मेरी अम्मी दादी भी करती थी, अम्मी चाचियाँ सारी खानदान करते थे। नस्लों से चला आ रहा है। हाँ नस्ल से, पर पता नहीं था, पता नहीं था तो ये बिकता है, सिर्फ पिंडियाँ बनाते। अब जब तक इसे देरुल्ला ने बुलाया भाई ने, ये कल्चर मुझे तो जो आता है मुझे सच्चे वो बताती हूँ। आपको बहुत जो आता है, बहुत खूबसूरत आता है। हाँ ये इतना खूबसूरत है। ये कितने दिन में बनाते हैं आप? और सारा हाथ का बना हुआ है? हाँ सारा हाथ का बना है, एक हफ्ते में बनता है। एक हफ्ते में ये एक छोटा सा बनता है। इसकी कढ़ाई होती है। हाँ पहले तो ये 10 मिनट बनता है, बाद में कढ़ाई होती है इसकी। और ये सारा शीशा भी है। हाँ सारा शीशा भी खूबसूरत है। ये आपकी तरह खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाजिश नवाजिश नवाजिश। लोगों का रद्दमल कैसा है उनसे जरा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कराची से ही हैं? जी सर, लियारी से आई हूँ। लियारी से आई हैं? वाशत के यहाँ पे बहुत मज़ा आया, सीरियसली सारा हमें पता लगता है कि हमारी कल्चर कितनी रिच है। देखिए इतना अच्छा लग रहा है और पीछे मेरा फेवरेट सिंधी गाना चल गया है। आइए आपको लेके चलते हैं। वाह 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 वाह। ये मशहूर यकतारो और साईं हमारे साथ मौजूद हैं। माशूक साईं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कहाँ से आए हैं? नवाबशाह से। ये मैं बजाता रहूँगा, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आती रहे। तो ये इसको यकतारो कहते हैं? ये इसको यकतारो कहते हैं। ये हमारी सिंध में एक बबर शेर फनकार था सिंधियों में, जलाल चांडियो। हाँ ये वो बजाता था। ओके, देखे दूर दूर से लोग आते हैं हमारी सकाफत देखने, दूर दूर से। कितनी दूर से? शिकागो से। I've got a friend from Chicago. Hello bro. Hello. You're from Chicago, right? Yes I am. Your good name? David. David, is it your first time here in Pakistan? It is. Wow, and what a day to come over here. It's colorful, it's rich. How are you finding this event? It's been absolutely beautiful. It's such an honor to be here, and everybody has been so welcoming and friendly, and it's just been such a privilege to be here with you. ये रंग और रौनक और मेला तो हमारी दुआ है इसी तरह जारी रहे। सिंध सदा आबाद रहे, पाकिस्तान सदा शादाब रहे और ये दस्तकारियाँ इसी तरीके से ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की लोगों का इंटरेस्ट भी यूं ही ड्रॉ करती रहे। मेरे पीछे जो इस वक्त आप डांस देख रहे हैं, मेरा शदीद दिल चाह रहा है कि बस मैं क्लोजिंग करूं और इन्हीं में शामिल हो जाऊं। तो रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक जी। अब वक्त आ गया है कि मुल्क भर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है ये आपके साथ हम शेयर करें। तो जनाब बेशतर शहरों में सर्दी का सिलसिला जारी है और मौसम में खुनकी बढ़ रही है। अहम शहरों का दर्जा हरारत क्या है ये हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कराची में धुंध होने के साथ साथ कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 रहने का इम्कान है, जबकि कोयटा में सर्द हवाओं के साथ मतला धुंध आलूद है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो -4 तक गया है। दैट इज़ सो गुड टू सी बैक इन कोयटा, वरना इतनी अर्ली वहाँ पर ऐसी सर्दी नहीं आ रही थी। ज़्यादा 12 रहने का इम्कान है। जबकि मुल्तान की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है 8 और मैक्सिमम 24 तक ये टेम्परेचर जा सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि लाहौर में क्या सूरत हाल रहेगी, जहाँ पर मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मिनिमम टेम्परेचर वहाँ पर 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रहने का इम्कान है। एंड विद दैट वफाकी दारुल हुकूमत में तो साफ सूरज चमक रहा है, धुंध उस तौर से नज़र नहीं आ रही है। मिनिमम टेम्परेचर
टेम्परेचर यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक यहाँ पर टेम्परेचर जा सकता है। पेशावर में भी टेम्परेचर कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पर सूरज नहीं है, तो यहाँ पर धुंध है, अबर आलूद मतला है, और टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 7 और मैक्सिमम 21 तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक दफ़ा फिर से अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है फैसलाबाद का अगर जिक्र करें, मिनिमम टेम्परेचर 7 और मैक्सिमम 22 तक जाने का इम्कान है। DI खान की बात कर लेते हैं, जहां पर मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक जाने का इम्कान है, जबकि गवादर का टेम्परेचर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मिनिमम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 तक रह सकता है। मरी में मतलब साफ रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री तक रहने का इम्कान है, और मुजफ्फराबाद में मतलब धुंध आलूद रहने के साथ साथ कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा -8 बल्कि आई वुड से, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाने का इम्कान है। स्कर्दू बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है इस दफ़ा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु ट्रैवल्ड, जो लास्ट टाइम ट्रैवल करके गए थे स्कर्दू, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि भाई वहाँ तो सर्दियों में गर्मी हो रही है, ये वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि -2 तक जाएगा टेम्परेचर, और सबसे ज़्यादा ऊपर जाने का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो 6 तक है। तो ये तो हो गया कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या टेम्परेचर रहेगा, ओवरऑल दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर्स एंड क्लाइमेट चेंज। लेट्स गो टू फैसल। शुक्रिया सादिया। जैसे कि आपने कहा कि ओवरऑल दुनिया में सिचुएशन क्या है, तो सुमात्रा आइलैंड की बात की जाए, मानसून और ट्रॉपिकल तूफ़ान के बाद होने वाली बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है, तबाही बरपा है, वसी पैमाने पर जानी माली नुकसान, लापता अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक खित्ते में अब तक मजमूई तौर पर 900 हलाकतें, सैकड़ों अफराद के लापता होने की इत्तलात हैं। इंडोनेशिया की बात की जाए, कम अज़ कम 435 हलाकतें, श्रीलंका में 334, थाईलैंड में 170, मलेशिया में 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। रेस्क्यू टीमें और फौज मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, मगर बड़े रास्तों का कट जाना, बिजली मवासलात का जुज़वी ख़त्म होना और बारिशों का जारी रहना रेस्क्यू को मुश्किल बना रहा है। सुमात्रा के कई शहरों में घर अब भी डूब गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। सैकड़ों अफराद उबूरी मराकज़ में मुंतकिल किए गए, जबकि दर्जनों अभी भी लापता हैं। मुकामी इंतज़ामिया, नेपाल डिजास्टर एजेंसीज और बैनुल-अक़वामी इदारे सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। फौरी ज़रूरत है खुराक, साफ़ पानी, अद्वियात, उबूरी रिहाइश और तिब्बी इमदाद। ये सिर्फ एक मुल्क का अलमिया नहीं है सादिया, जुनूब मशरिक़ी एशिया में मौसमी इंतहा पसंदी के असरात वसी से वसी तर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस दफ़ा अगर हम मानसून की बात करते हैं, ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर, तो मामला कुछ ऐसे हैं कि मानसून हमें अक्टूबर तक नज़र आता था, नवंबर में ये मानसून नहीं होता था। ये मानसून अब एक्सटेंड होता जा रहा है और लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि इमदाद करें ऐसे लोगों की, उनको मदद फराहम करें, और जल्द अज जल्द हम उम्मीद करते हैं कि उनको ताउन में असर हो सके। एब्सोल्युटली। और इसी बीच पाकिस्तान भी इमदाद को पहुंचा है, और श्रीलंकन जो भाई बहन हैं जहाँ पे बहुत तूफ़ान आए, ख़ासतौर पे जाफना में, वहाँ पे भी इमदाद हो रही है। वेल, मूविंग ऑन टू अनदर स्टोरी, कुछ खूबसूरत मनाजिर हम आपको दिखाते हैं, और कुछ मनाजिर में एक मंजर जो है वो अब हम आपको दिखा रहे हैं फ्लोरिडा का, जहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया गया है। पूरी दुनिया को इसने हैरान कर दिया है। 104 स्काई डाइवर्स ने एक साथ लगाई छलांग। वाओ! आसमान में पैराशूट खोलकर एक शानदार डिज़ाइन बनाया, आसमान के यूं कैनवस बने, और इन पैराशूट की दिलकश तस्वीर ने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है वैसे, इससे कबल 2007 में 100 स्काई डाइवर्स ने कैनोपी रिलेटिव वर्क फॉर्मेशन का मुजाहरा करके रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब 18 साल बाद 104 स्काई डाइवर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रंग बिरंगे पैराशूट्स के जरिए आसमान पे बनाए गए शानदार मिड एयर स्टार ने लोगों का दिल जीत लिया है। 20 से ज़ायद ममालिक के स्काई डाइवर्स ने मिलकर महारत, हमआहंगी और भरपूर एतमाद का अमली मुजाहरा किया है। और ये लम्हा सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, इंसान के हौसले, टीम वर्क खास तौर पर, और आसमान से मोहब्बत की शान भी है। तो हमें इस तरह के इवेंट्स को पेरिश करते रहना चाहिए, सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं हम, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो नेचर में जाकर एक तरह से नेचर को सिग्निफिकेंटली लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। और दुआ भी करनी चाहिए कि हमें भी ये मौका मिले। अगर आपको अभी मौका मिलेगा तो वुड यू लाइक टू स्काई डाइव? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली, बिग यस। I'll have to think twice. All right. Well, सबकी अपनी obviously. Some people try to go to heights. Some people don't really want to. नहीं जाना चाहते वो सब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ट्रैवल करने का शौक होता है, हाइकिंग करने का शौक होता है।
कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मौका दो, they'll just do anything. So I am, I think, one of those adventurers. Some people go to heights and some people go beneath. अभी कुछ दिनों में मैं आपको एक नया, जैसा है ना सेगमेंट किया ना, एक दूसरा सेगमेंट आने वाला है जिसमें समंदर की गहराइयों में लेके जाऊंगा। अब भी सरप्राइज है, इससे आगे नहीं देने वाला मैं। मुझे भी ले जाना फैसल प्लीज। नहीं, आप जाए आप ऊंचाइयों पे। No, I like both. I said I like both. So you know, I enjoy both. Well, coming back to this wonderful इवेंट जो कि अरेंज किया जा रहा है, होप हम ये पाकिस्तान में भी इस तरह से होते हुए देख सकें। मतलब पाकिस्तानी ऐसे स्काई डाइवर्स, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपने आप को ट्रेन कर सकें, और फिर जब वो अपने आप को ट्रेन कर लें तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी से पहले इंटरनेशनली पार्ट ले सकें, और फिर पाकिस्तान में भी ये रंग ज़रूर ही लेकर। लुक आउट, वंडरफुल, दिस लुक्स लाइक अ ह्यूज काइट। यस, ये आपने बिल्कुल, आसमान में रंग बिरंगी पतंग जो उड़ रही है, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स मैग्निफिसेंट। चले जी, इस विद दिस हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आप आसमान की ऊंचाइयों से आपको नीचे लेके आते हैं, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और एक मरतबा फिर हम अगर बात करें उस चीज़ की जिसने सबसे ज़्यादा ख़बरें उसमें इन रही, दैट इज़ गज़ा। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाकी चीज़ों की बात करें और इस मामले को भूल जाएं। जंग बंदी का जो वादा है वो बार बार तोड़ा जा रहा है, और मासूम फ़लस्तीनी आज भी जुल्म, मुहासरे और भूख का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इस्लामाबाद से आवाज़ आई है, इसहाक डार ने वाज़ेह बात की है, पाकिस्तान अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने को तैयार है। फ़ौज भेजने का मामला भी ज़ेर गौर है, लेकिन पाकिस्तान साफ कह रहा है कि हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं, ये जिम्मेदारी फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ की है। इट वॉज मच नीडेड फैसल कि पाकिस्तान ये बात क्लियर कर दे, और दूसरी बात ये कि इंडोनेशिया भी ये बात कह चुका है। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि गज़ा में अमन और लोगों की हिफाजत की जा सके। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी पूरी दुनिया को ये याद करवाया है कि इसराइल की कार्रवाइयाँ इमदाद में रुकावटें बन रही हैं और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल और ज़मीन के कब्ज़े के ख़ात्मे पर एक दफ़ा फिर से हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है, और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक दफ़ा फिर से रैलियों का, एक दफ़ा फिर से एहतजाज का सिलसिला चल निकला है। जी हाँ, लोग निकले हैं घरों से, उन्होंने सदा बुलंद की है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 2 रोज़ा दौरे पर आए मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान से की है बड़ी दरख्वास्त कि पाकिस्तान गज़ा की तामीर नौ में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि गज़ा के ज़ख्म बड़े हैं, तिब्बी इमदाद, तकनीकी मदद, तामीर नौ, हर जगह पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क की ज़रूरत है। पाकिस्तान आज भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, ये ज़बानी कलामी बात नहीं है बल्कि अमली तौर पर, और दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता ये मान रही है कि अमन का रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत। लेकिन सादिया, इस बीच कुछ बहुत ही तशवीशनाक खबरें भी सामने आई हैं, जहाँ पे अस्पतालों को निशाना बनाना, अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर जिनमें पनाह ली उसको निशाना बनाना, तो एक आम सी बात है गासिब सहूनी रियासत के लिए। वहीं पे पिछले दिनों एक खबर आई कि वहाँ से जो पढ़े लिखे फ़लस्तीनी हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं, उनको वहाँ से ऑन बोर्ड किया जाता है, और उसके बाद उन्हें नहीं पता होता कि उनकी फ़्लाइट की मंजिल कहाँ है, एंड देन दे आर मेड टू लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये सिर्फ गोलियों से छलनी करके एथनिक क्लेंजिंग नहीं हो रही है, ये बाकायदा प्रॉपर एक प्लान के तहत हो रहा है। यानी कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो उस खित्ते में इन लोगों की जान बचाने वाले कोई डॉक्टर्स भी ना बचें। बिल्कुल, ये सही बात आप कह रहे हो फैसल, और ख़ास तौर पर कोई भी जंग हो, कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो जाए, कभी भी किसी स्कूल, किसी शेल्टर को, कभी भी किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया जाता है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बार बार दुनिया ये आवाज़ बुलंद कर रही है कि ये जेनोसाइड है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि ये लोग बच सके, इसीलिए आप इस किस्म के हमले कर रहे हैं। साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जो सिचुएशन इस वक्त अब बन गई है, ऐसा लगता है कि इतनी ख़राब सूरत हाल बन गई है, बट स्टिल एक स्टैंड स्टिल हो गया है इशू, और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। व्हाट्स योर टेक जो इस वक्त सिचुएशन है? ट्रम्प कहते हैं कि जी हो गया है मामला सारा, अमन आ गया है, ये क्या वाकई अमन आ गया है? नहीं, देखिए, किसी चीज के नाफिजुल अमल होने तक उसके बारे में कभी तौर पर नहीं कहा जा सकता मुकम्मल तौर पर कि अमन आ गया है। बात यह है कि पहली बात थी सीज फायर की,
सीज फायर 10 अक्टूबर को हुआ और सीज फायर की थी कंडीशन, चाहे वो अब इजराइल की मक्कारी की वजह से हो, इजराइल की अय्यारी की वजह से हो, वजूहात उसके कई हो सकते हैं, लेकिन सीज फायर में गुंजाइश ये रखी गई थी उस मुआहदे में कि अगर इन्होंने डेड बॉडीज हमास ने मुकम्मल नहीं दी तब भी ये सीज फायर टूट सकता है, और अगर किसी किस्म का जो येलो लाइन पर इजराइल की फोर्सेस हैं गजा में उनको कोई खतरा महसूस होता है तो वो एक्शन ले सकते हैं। ये दो चीजें। अब जो वो इजराइल के फौज वहां अब जो हरकतें कर रही है वो ये है कि हमास के लोगों को जो टनल में पनाह ली हुई है उन्होंने सीज फायर के बाद लड़ाई नहीं कर रहे वो, तो उनको भी किसी न किसी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तो हमास ने कहा है कि हमें आपने जिस तरह वादा किया, तो मुख्तसरन बात ये कि जब तक के वहाँ ISF यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस डिप्लॉय नहीं हो जाती, जब तक के टेक्नोक्रेट वहाँ एक यानी वहाँ अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट डे टू डे चलाने के लिए कायम नहीं हो जाती, जब तक के बोर्ड ऑफ पीस मुकम्मल फाल नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये जो दूसरा मरहला है, ये दूसरा फेज है कि इजराइल येलो लाइन से जाके तो रेड लाइन पर चला जाएगा, तो उस वक्त तक ये हरकतें होती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको नाफिजुल अमल होना चाहिए। जो भी पीस प्लान है उस पर हम बहुत सारी नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन जो जेनोसाइड को रोकने का फिलहाल दिए हुए मारूजाती हालात में एक ही रास्ता है कि कोई ना कोई मंसूबा नाफिजुल अमल किया जाए, और इस वक्त दुनिया के पास जो मंसूबा है सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2803 है, जिसके खदोखाल सारे, जिसमें 20 पॉइंट वो भी शामिल है, पीछान जिसमें के बोर्ड ऑफ पीस का भी जिक्र है, हर चीज का जिक्र है। तो अभी मेरा ख्याल है कि मैं तो पूरी तरीके से मायूस नहीं हुआ हूँ, या मेरी तरीके के दूसरे जो एनालिस्ट हैं ज्यादा मायूस नहीं हुए हैं। उस वक्त मायूसी हो सकती है जब कि टोटल फोर्स वहाँ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और पाकिस्तान उसमें जाहिर है बड़े फाल क्या करने जा रहा है। अगर उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिल गए और पाकिस्तान ने इस चीज की वजाहत कर दी है कि वो किस मकसद के लिए वहां जाएंगी, और हमास के डिसार्म करने से उनका कोई लेना देना नहीं है और न ही ये उसमें दिया हुआ है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाले दिन ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ये बदकिस्मती है दुनिया अक़वाम की कि एक जेनोसाइड इतना बड़ा हुआ और उसकी अभी भी उसकी जो जर्रात जो है अभी भी मंडला रहे हैं वहाँ, और इजराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। उसको बाज रखने के लिए वाहिद तरीका इस वक्त जो अवेलेबल है, आइडियल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वाहिद तरीका यही है कि जो प्लान सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया है उसको नाफिजुल अमल हो जाए तो काफी हद तक, काफी दिनों तक बेहतरी आ सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमी साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम, और हम आपकी तरह पूरी उम्मीद है कि वाकई गज़ा में अमन आ सकेगा और हम गज़ा के लोगों की बहाली एक दफ़ा फिर से देख सकेंगे। ऑलराइट, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक ऐसी ख़ास मेहमान जो कि ऑलरेडी शोहरत तो रखती हैं, यस, लेकिन इस बार शी इज़ डन समथिंग एल्स। ठीक है, मैं नाम लूँगा दीना पटेल तो सब कहेंगे कि जनाब दीना ने एक और रेस जीत ली है, दीना ने एक और कोई जो है वो टेरेन जो है वो सर कर ली है। बट टुडे इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम बॉस, एंड दैट इज़ दीना हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल ड्रिफ्टर। क्या बात है। देखें, अपनी ज़रूरत से रेसिंग के शायकीन को तो वो हैरान करती रहती हैं, लेकिन सहरा की धूल से लेकर शहर के ट्रैक्स तक हर मोटो तारीफ फराहम करती रही हैं। अब जब इन्होंने ये कारनामा नया सर अंजाम दिया, क्या बात है। अच्छा, ये आप सादिया ड्रिफ्ट जो कर रही हैं दीना, वो ड्रिफ्ट किसी सीमेंटेड रोड पे नहीं कर रही हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ऑलराइट, तो विदाउट फर्दर अडू, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टुडे विद अस दीना पटेल। अस्सलाम वालेकुम दीना। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ओके। हाउ डिड दिस, ये आया कैसे आपके ज़हन में? ऑब्वियसली हमें पता है कि रेसिंग के लिए और डेजर्ट रेस के लिए तो यू वर मेकिंग योर मार्क, लेकिन ये नया करने के लिए कैसे आया? I feel like क्योंकि अम्मी और अबू थे in rallying, it was
kind of easier for me क्योंकि अबू की guidance थी and mom would train me and well tell me to be careful, but I feel like drifting ऐसा sport था जहाँ मेरी parents की presence नहीं थी. Like my dad wasn't, you know, the drift champion, or he hasn't been racing for 40 years. I feel like drifting really एक ऐसी field थी where I did it mostly myself, right, without the support of my parents, and then found my own way. You know, अबू के कोई connections नहीं थे, अबू के कोई दोस्त के बच्चे नहीं थे. It was all what I am and my friends and my merit and my drift car and accident on the drift car and not accident on the drift car. दो तरह के challenges होते हैं. एक वो शख्स जो किसी भी बैकग्राउंड से नहीं आता, वो ये हमेशा कहता है कि मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, मेरे पास सपोर्ट नहीं थी. वो शख्स जिसकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा हो जिनका ऑलरेडी एक मार्क मौजूद हो, उनके लिए अलग चैलेंज होता है. प्रॉबेबली दैट इज व्हाट यू वर गोइंग थ्रू एंड हैव बीन एटलीस्ट फेस्ड इट के यू नो प्लेटफॉर्म तो मिला है, पेरेंट्स भी इसी फील्ड में हैं, तो क्या ही स्ट्रगल. तो ये क्या मोटिवेशन होती है कुछ नया ट्राई करने के लिए आपके लिए हमेशा कि अकेले करना है, खुद करना है, अपना मार्क बनाना है? बिल्कुल. it was always there कि you know ऐसी कौन सी फील्ड है. because for example अगर मैं रैली में कुछ स्ट्रगल करती, I'd ask my dad, oh Baba, what's the breaking point, what speed you're in. Drifting, I had nobody to ask. Had to figure it out yourself, use online resources, do research, make friends, make enemies, use that's interesting. why do you say enemies? क्या होता है? How is it like? रेसिंग और ड्रिफ्टिंग में हम तो मूवीज में देखते हैं, so it's हमारे लिए ये बहुत ही अननोन है. मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग योर कम्युनिटी, मीटिंग अप पीपल, टेकिंग पार्ट इन इट, ये कैसे होता है सब? So we have drift events. In fact, I'm leaving on Thursday for one in Lahore. Okay. Wow. There's the Pakistan Drift Series, which is abhi, you know, in the last few years, drifting ko bahut seriously log le rahe hain. Sponsors are entering the game. I, for one, am fully sponsored for drift and rally and the fields that I compete in by all of my sponsors. So interest to le rahe hain log, but it's very technical. अच्छा. Very technical. You know. I hope कि लाहौर के बाद आप टोक्यो ड्रिफ्ट भी करें. इंशाल्लाह. फैसल के कान में ऑलरेडी टोक्यो ड्रिफ्ट का गाना बज रहा है. फास्ट एंड फ्यूरियस 1 2 3 4 5 6 7. ड्रिफ्टिंग वैसे देखा जाए ना बहुत खतरनाक लगता है. हाउ इज इट कि आप अंदर बैठ के उसको कर रहे हैं, आपका दिमाग नहीं घूमता? एक मेरा एक्सपीरियंस है, जस्ट आइल साइड पे बैठ जाएगा और उसके बाद मैंने कह दिया था कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी. सो व्हाट इज द चैलेंज? एक आर्म रेस करने में वो भी कोई इतना आसान नहीं है, और ड्रिफ्ट करने में व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ द चैलेंजेस? ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऑनेस्टली. इफ यू आस्क मी कि रैलीइंग इज़ डन ऑन अ 100 किलोमीटर ट्रैक, drifting is done on a 1 kilometer track, 1.5 kilometer track. It's all about precision. So in drifting हमारे zones होते हैं and your tires have to touch that certain point when you're drifting. It's that technical. Precision चाहिए. Precision, absolutely. And I feel like drifting has made me a better racer for sure, because now you know, oh, हमें इसी point को जाके मारना है, मैं उसी point को जाके मारती हूँ and my line becomes straight. So no, drifting it's a beautiful sport, to be very honest. और you know जितनी hype rallying को मिलती है, autocross को मिलती है, karting को मिलती है, I really hope that inshallah in the near future हम सब साथ खड़े हुए हैं, that drifting also becomes one of the sports that we take seriously. इंशाल्लाह. अभी क्या है हमारा स्टेटस, क्या? अभी आप मुझे बता रहे हो कि लाहौर में होने जा रहे हैं. मैं तो फर्स्ट टाइम ये सुन रही हूँ, मैंने सुना भी नहीं था. तो इसको एक तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन शायद अभी नहीं मिलती पाकिस्तान में, लेकिन जस्ट कि लोगों का परसेप्शन क्लियर हो, पाकिस्तान में कितनी ड्रिफ्टिंग हो रही है, किन किन शहरों में हो रही है, व्हाट आर द कॉम्पिटिशंस टाइप? बिल्कुल. सो वी हैव 2 types of competitions. We have one drift fest, which is done by a close friend Fahad of mine. He's my age, you know, very motivated youngster, and I really feel that brand has a lot of potential, inshallah. So we have drift fest events 2-3 times a year. Okay. In Karachi. Right now the most recent one was in Islamabad. I was there competing. That's where I took the title of Pakistan's first female drifter. So बहुत potential है, but it's growing. You know, just how rally was growing 30 years ago. अब देखें क्या बन गया है. अब drifting में वो आ रहे हैं. I really hope so. And you know, the thing is that drifting is a spectator sport. Rallying is not a spectator sport, because where are you going to stand 100 kilometers में कहाँ जाओगे? बस वो या तो starting point या end point पे खड़े होंगे. Literally. But with drifting, you can see the entire run in front of you. So you can see, okay, spin out हुआ, transition हुआ, लगी गाड़ी, नहीं लगी गाड़ी. It's mostly a spectator sport, and I'm really happy that it's being taken more seriously. Alright, बहुत शुक्रिया दीना.
एड्रेनलिन रश जो है वो हमने सिर्फ सुनते ही बढ़ गया, तो करते हुए कितना बढ़ता होगा आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर लाहौर। Thank you so and much. obviously for the Tokyo Drift। That Faisal has already planned in his mind। Well, yes. इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है खत्म। मुलाकात हमारी अब होनी है आपसे कल, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।